बनेगा मुख्यमंत्री के काफिले को लेकर नंदीग्राम, हल्दिया, राजरहाट और श्यामापुकुर से होते हुए मनोज्ञा लोईवाल अब पहुंची हैं बंगाल के हुगली जिले में। आज पीएम मोदी ने हुगली में ही रैली कर बंगाल को तोहफा दिया और इसलिए यहाँ हमें शहर की गलियाँ बीजेपी के रंग में रंगी दिखाई दी। टेम्पो और छोटे छोटे समूह में लोग यहाँ से रैली ग्राउंड की तरफ जाते भी हमें दिखाई दिए। हुगली जिला पुराने समय से ही बंगाल के उद्योग जगत के लिए जाना जाता है। इस जिले में बंगाल की 18 विधानसभा सीटें हैं, 16 सीटों पर टीएमसी का ही कब्जा है। मनोज्ञा लोईवाल जिस शहर की गलियों में घूम रही हैं, वो चिंसुरा विधानसभा सीट का हिस्सा है। यहाँ हमें कुछ लोग मिले जिन्होंने बताया कि इस बार वो चुनाव में किन मुद्दों पर वोट डालने जा रहे हैं। मेरा इधर मुद्दा, इधर कोई काम नहीं मिलता है, हम लोग बेकार आदमी है, कोई काम ही नहीं है। जो नेता आता है जाता है, बोलता है, आशा देता है जो इधर काम होगा, कोई काम नहीं, हम लोग बेकार में घूमता है। খুবই কষ্টের মধ্যে আছি, আমরা বাড়ি করতে পারছি না, ঘর করতে পারছি না, ছেলেরা বেকার, হ্যাঁ আমাদের খুব কষ্টের মধ্যেই আছি। बंगाल के इस हुगली जिले में ही वो सिंगूर भी है जहां से ममता बनर्जी ने सियासी संग्राम छेड़कर सत्ता की कुर्सी हासिल की। सवाल ये भी है कि इस बार हुगली की जनता बंगाल की कुर्सी पर किसे बैठाएगी। यही जानने के लिए मनोज्ञा लोईवाल आज चिंसुरा से शुरू कर रही हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री का स्पेशल शो। नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सीधे हुगली जिले से, लेकिन इस बार हुगली नदी के किनारे से भी। ये खूबसूरत नजारा, नदी का बहाव किस ओर जा रहा है, क्या बता रहा है? क्या कुछ होगा परिवर्तन या सिर्फ हवाबाजी? नदी ने हर बार बता दिया है कि किस ओर वो जा रही है। समुद्र में मिलेगी या समुद्र का मंथन हो जाएगा? हमारे साथ है एक बहुत ही खूबसूरत जनता जो बताएगी आज और सवाल उठाएगी हर एक उस व्यक्ति से जिसने अभी तक सत्ता में राज किया है। वाम मोर्चा से है हमारे साथ गोपाल शुक्ला, हमारे साथ है पार्थो मुखर्जी और साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस से हैं विजय मिश्रा जी और कुछ ही देर में बीजेपी से भी हमारे पास लोग होंगे। तो क्या कहें हम विजय जी, इस बार विजय हो रही है, प्रधानमंत्री बंगाल में आते हैं और ये एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां देश के प्रधानमंत्री आके कहते हैं कि डरिए मत। ऐसा क्या हो गया? जुमलेबाज, जुमला के सिवा जिन्होंने कुछ सीखा नहीं, जो चुनाव के वक्त आते हैं बड़ी बड़ी बात करते हैं और पश्चिम बंगाल की संस्कृति को और पश्चिम बंगाल में आ करके यहाँ विभेद तैयार करने की कोशिश करते हैं। बंगाल की जनता यह तय कर चुकी है कि तृतीय बार पुनः आएगी ममता दीदी की सरकार और 211 जो इसके पहले था 225 से ज्यादा सीट लेकर के तृणमूल कांग्रेस सरकार बनाएगी ममता बनर्जी के नेतृत्व में। सरकार तो बनाएगी, लेकिन वाम मोर्चा और कांग्रेस के अलायंस की अगर बात करें तो क्या ये साथ इस बार कुछ कमाल दिखा पाएगा? क्योंकि हम अभी जो देख रहे हैं, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सारे बड़े बड़े कद्दावर नेता दिल्ली से यहाँ आ रहे हैं, कांग्रेस पीछे रह रही है। कौन बोला है पीछे रह रहे हैं? आप अगर 2016 का जो इलेक्शन का रिजल्ट आया वो अगर आप देखेंगे, हम लोग को 38% वोट मिला था। आप इस साल का जो विधानसभा निर्वाचन है उसके साथ आप 2016 का आप तुलना कीजिए। इस बार क्या 3 मुद्दों लेकर जाएंगे आंकड़ों के? 2019 का लोकसभा आप क्यों बीच में ला रहे हैं? आप विधानसभा के साथ विधानसभा देखिए। विधानसभा में लास्ट ईयर हम लोग को 38% वोट मिला था, 25 लाख कम वोट मिला था टीएमसी के, मतलब हर बूथ में 35 वोट कम मिला था। मतलब 18 आदमी अगर हम लोग को उस टाइम वोट दे देते तो 2016 में ही शायद परिवर्तन आ सकता। क्या ये बात सच है आप? लेकिन अगर बात करें सिर्फ 18 वोट की नहीं है, बात यह है कि सत्ता में तो शुमार नहीं हो सके। देखिए, सत्ता में शुमारी की बात अलग है, लेकिन पिछले 10 वर्षों से बंगाल की जनता ने जो देखा है कि जनता के मुद्दों की लड़ाई, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों की फसलों की कीमत का मुद्दा हो, चाहे वो छात्रों की शिक्षा का मुद्दा हो,
जिन लोगों को आज हाशिए पर फेंक दिया गया है, जिन लोगों को दिखाया जा रहा है कि वो आज ताकत में आने लायक नहीं है, वो वाम शक्ति, वो वाम मोर्चा और उसके कारकुन, उसके कार्यकर्ता, हम जमीनी जंग पर लड़े रहे और हमने बंगाल में जमहूरियत और जनतंत्र को प्रतिष्ठा की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को इंच इंच जमीन पर लड़ा है और आने वाला वक्त बता रहा है। आने वाले वक्त की बात करें, लेकिन आपको इतिहास के बारे में बता दें। 2-3 बड़ी दिलचस्प बातें हैं हुगली के बारे में। हुगली पहला जिला है जहां पर एक टायर की फैक्ट्री बनी थी 1937 में, डनलप। उसके बाद यही वो पहला जिला है जहां पहली गाड़ियां बनी हैं, यानी कि हिंदुस्तान मोटर्स। न जाने वो ऐसी कितनी बातें हैं जो पहली है हुगली में, लेकिन अब हुगली पिछड़ गया है। क्या मानते हैं आप इस बात को? क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 1000 सभी लोग को पेंशन, वृद्धा को। आज 6 साल हो गई, जो सरकार यूपीए दे रही थी कि हर साल कम से कम 400 रुपया तो दे रही थी, लेकिन उसको भी बंद। आज 1400 रुपया क्या, 1000 तो बंद ही है, सब बंद हो चुका है। क्या कहेंगे, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल है मैडम कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज बंगाल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से कहीं ज़्यादा कन्याश्री, जुआश्री और रूपाश्री प्रकल्प से गरीबों को लाभ मिल रहा है। केवल घोषणा कागज पर है, किंतु जमीनी हकीकत पर आज दीदी काम कर रही है। आज शादी के लिए 25,000 बच्चियां पढ़ती है, हर एक बच्चे को कन्याश्री दिया जाता है। यहाँ कोई विभेद नहीं है, इसलिए यहाँ पर दीदी के प्रति विकास के नाम पर, काम के नाम पर वोट होगा और दीदी राम का काम कर रही है। राम राज्य स्थापना की ओर बढ़ रहा है बंगाल। राम राज्य, लेकिन राम के सवाल पर तो बात ही बदल जाती है, राजनीति ही बदल जाती है। राम तो सगर का अंदर में है, लेकिन काम के लिए जो होता है सब हम जो काम करेगा, जैसे मंत्री लोग को काम करेगा, जनगण के लिए जो काम करेगा वही असली राम है। यहाँ पे दीदी करता है और कुछ नहीं करता है। ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरह से लोग सवाल करते हैं, तो क्या हम ये कहें कि वाम मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन भी काम नहीं कर पा रहा है कि सिर्फ बीजेपी ऑपोजिशन में रही? नहीं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। पिछले बार जो हुआ था, हम लोग को इतना समय नहीं मिला था, सिर्फ 21 दिन का, वो भी मतलब गठजोड़ अब नहीं कह सकते, वो कुछ सीट एडजस्टमेंट के हिसाब से था। सीट एडजस्टमेंट के लिए आपको अब सेक्युलर फ्रंट अब्बास सिद्दीकी के पास जाने की क्या जरूरत पड़ गई? भरोसा नहीं अपने वोट बैंक पे? देखिए, अभी तक तो बात बना नहीं, तो अभी तक इसीलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। अगर बात बनेंगे तो कहेंगे, लेकिन जो बात है कि इस टाइम वाम और कांग्रेस का जो गठजोड़ है वो बहुत पहले से शुरू हो चुका है। ये काम हम लोग एक साथ आंदोलन भी कर रहे हैं, मान लो हम लोग एक साथ कंधे पे कंधा मिला के हम लोग एक साथ आगे बढ़े हैं। तो इस बार का जो बात है, ये पिछले 2000 साल से एकदम अलग बात है। इस बार का गठजोड़ बहुत मजबूत होगा। पिछले बार 38% हम लोग लाए थे, इस बार हम लोग 3 में से 1 नहीं, 3 नंबर नहीं, हम लोग 3 में से 1 अच्छा कंटेंडर, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के हिसाब से हम लोग आ रहा है। कितनी सच्चाई है इस बात में? टीएमसी किससे लड़ाई कर रही है, बीजेपी से कि इस पूरे फ्रंट से? टीएमसी खुद नहीं लड़ रही है, टीएमसी को के हक में जनता लड़ रही है। जनता यह तय कर चुकी है कि ममता दीदी को पुनः लाना है। और सबसे गर्व की बात है, बंगाल में रहने वाले जितने भी लोग हैं वह गर्व करते हैं, फक्र करते हैं कि बंगाल की मुख्यमंत्री माननीय ममता बंदोपाध्याय जी एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं कि जो पूरे देश की सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। और आज जो लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बात करते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और पेट्रोल डीजल के दाम की बात करते थे। 2013-14 में यूपीए की सरकार थी, उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव था 135 रुपया प्रति बैरल, माने 135 रुपया डॉलर करके था, प्रति बैरल था। आज जो है 67 रुपया है। इसके बावजूद भी उस समय 71 रुपया था, आज जो है। इसमें राज्य सरकार की भूमिका है, 2-4 रुपए आप कम करते हैं, उसके बाद कहते हैं हमने सारा श्रेय ले लिया। तो अब आप बताइए ना, आप जीएसटी सवाल हो या ये सारे सवाल हो, उसमें आपके भी तो नुमाइंदे रहते हैं, तब क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? जब फैसला हो जाता तब लड़ने चले आते हैं। जीएसटी पे हमारी सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार 50,000 करोड़ रुपए से कहीं अधिक रुपया पश्चिम बंगाल सरकार का पावना है केंद्र के पास, जो पैसा वो लोग नहीं दे रहे हैं। और हर स्टेज पे पश्चिम बंगाल सरकार को हैकल किया जा रहा है। आपको पता है जीएसटी काउंसिल के मुखिया कौन थे? जीएसटी काउंसिल के मुखिया कौन थे, आपको पता है? कौन थे?
अमित मित्रा जी थे। आप ही के हैं कार्य, यहाँ पार्टी के सदस्य हैं, वित्त मंत्री हैं, तो तब आवाज क्यों नहीं उठाई? जब देर हो जाती है तो यहाँ से हल्ला। आवाज तो हम लोग हमेशा उठाए हैं, हमारी पार्टी, हमारे जो भी प्रतिनिधि हमेशा आवाज उठाए। आवाज नहीं उठाने की तो कोई बात ही नहीं। कितनी सच्चाई है इस बात में? अब जो हल्ला हो रहा है कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, देखिए ये सिर्फ हल्ला है। हम सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस हैं जिनका चोली और दामन का साथ रहा है। बंगाल में पार्टी बनाने के बाद पहले जो गठजोड़ किया था तृणमूल ने, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ किया था। और ममता बनर्जी 3 बार उनके सरकार में मंत्री पद भी ले चुकी हैं। ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी का जो गठजोड़ है वो एक मौका परस्त गठजोड़ है। और हम सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि इस चुनाव में बंगाल की जनता का सीधा मुकाबला जो है इस बीजे मूल से है। हम लोग हर रोज देख रहे हैं एक के बाद एक पंछी जो है उड़कर डाल बदल रहा है, और ये डाल बदलने वाले पंछियों के खिलाफ बंगाल की जनता तैयार है। मुझे एक बात बताइए कि आप इतने वर्षों तक आपने बंगाल में शासन किया, हिंद मोटर बंद हुआ, डनलप की हालत खराब हुई, एक के बाद एक चीजें खराब होती चली गई, तब नहीं दिख रहा था। अब जो खराब हो रहा है उसके लिए जो तो दोष नंदो घोष। देखिए कई चीजों का दुष्प्रचार किया जाता है, लोगों को पता नहीं होता है। ये जोतो दोष नंदो घोष वामपंथियों पर लगाया जाता है, जो नेशनल मीडिया और तमाम दूसरे लोग भी करते रहे हैं। नेशनल मीडिया आपको लाइव चला रहा है, हमसे तो सवाल मत करिएगा। मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, कुछ प्रचार किया जा रहा है, और वो प्रचार जो है, जो गलत बातें बताई जाती हैं। हम सब जानते हैं कि सॉल्ट लेक में किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स करने के लिए हमें बंगालियों को लड़ाई करनी पड़ी थी। क्या लड़ाई करनी पड़ी थी? लड़ाई तो यहाँ एक के बाद एक सिंगूर और नंदीग्राम हुई है, आप वो क्यों भूल जाते हैं? हमारे साथ जुड़ गए हैं राजीव बनर्जी, पूर्व मंत्री हैं लेकिन अभी बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। लोगों ने ये सवाल किया है आपसे कि ऐसा क्या हो जाता है कि प्रधानमंत्री यहाँ आते तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बाहर जाते तो फिर भूल जाते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट भी करना था। नहीं, ये तो बात एकदम गलत है। प्रधानमंत्री आके देखिए, अगर एक चीज़ में बताएंगे कि केंद्रीय सरकार का जो भी योजना है, जो भी परिकल्पना है, क्यों बंगाल में अभी तक रूपायन नहीं हुआ है? क्यों खाली केंद्र के साथ राज्य का झगड़ा करते हुए हम लोग आज राज्यों का, इस बंगाल का तरक्की को हम लोग क्यों रोक दे रहे? इतना बढ़िया बढ़िया जितना भी प्रकल्प है केंद्रीय सरकार का, क्यों ये राज्य सरकार बंगाल में इंप्लीमेंट नहीं हुआ? आपसे बेहतर कौन बताएगा? आप खुद ही रहे हैं सत्ता में 9 साल, आप ही बता दीजिए क्यों नहीं हुआ। जैसा किसान सम्मान निधि, जैसा किसान सम्मान निधि आज मान लीजिए 6,000 रुपया करके एक बंगाल का किसान को, बंगाल का कृषक को मिलना चाहिए था। ये तो हक का पैसा था, क्यों आज मिला नहीं? बोलिए। आज कृषक बंधु है तो फिर किसान सम्मान निधि को क्यों रोक दिया जा रहा है? तो किसान सम्मान निधि भी हो सकता है। एक किसान अगर 6,000 यहाँ से भी मिलता है, 6,000 वहाँ से भी मिलता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो बंगाल का किसानों को मिल रहा है। अगर आपका आयुष्मान भारत लिया जाए, अगर आयुष्मान भारत यहाँ स्वास्थ्य साथी है, अभी तो मैं इसको बोलेंगे वोट कार्ड है, सिर्फ वोट के लिए सबको दिया जा रहा है, तो अगर आयुष्मान भारत भी हम यहाँ लागू करें तो यह बंगाल का जनता को काम में आएगा। बंगाल को जनता एक चीज नहीं समझ में आती, प्रधानमंत्री ने बंगाल में आकर कहा कि डरिए मत। किस बात से डर? आप तो टीएमसी में रहे हैं, ऐसा क्या डर था जो इधर आ गए? नहीं, ये तो बात सही है। टीएमसी में रहते हुए भी ये चीज़ भी देखे है कि पंचायत चुनाव में क्या हुआ है, ये तो पूरा बंगाल का जनता जानते हैं। उस टाइम हम भी ये पार्टी में रहते हुए मेरा असंतोष व्यक्त किया था कि जिस तरह से चुनाव हुआ है और जिस तरह से डर का माहौल चल रहा है, जिस तरह से डरा रहा है, धमका रहा है, ये चीज़ तो बंगाल का संस्कृति हो नहीं सकता, ये चीज़ तो बंगाल का शिष्टाचार हो नहीं सकता, ये बंगाल का शिक्षा ऐसा नहीं है। ये जो आरोप लगे थे विद्यासागर की मूर्ति तोड़ दी गई, वो बंगाल की संस्कृति थी? ये कौन तोड़े है पहले ये तो जांच करना जरूरी है। ये कौन तोड़े है पहले ये तो जांच करना जरूरी है। आप बताएंगे, आप टीएमसी में थे तब, इसलिए मैं पूछ। ये इस बातों में तभी हम लोग बोले थे कि एक इंक्वायरी होना चाहिए, जिस इंक्वायरी से ये पता लगे कि किसने ये तोड़े है। ये तो देखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि हम लोग खुद करके किसी और का पीठे दे रहे हैं। ये बता दीजिए कि आप तो यहाँ पर हैं अभी तृणमूल कांग्रेस में, अभी तक तो है ना, तो ये आगे भी रहेंगे? यहाँ पूछना पड़ता है टीएमसी के नेताओं से कि कब तक रहेंगे पार्टी में। देखिए मुझे तो ये कल सुबह खबर आई कुछ और, देखिए जनता कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ। ये सब टीएमसी का जो है, टीएमसी ये खेला होवे का क्या मतलब है? ये ऐसा कौन सा खेल है जो बंगाल की जनता कह रही है, इससे ज्यादा टीएमसी कह रही है खेला होवे? खेला होवे का मतलब हुआ कि जो परियायी श्रमिक जो लोग हैं, चुनाव के वक्त ऐसी कुछ पक्षियां दिखती हैं कि जो फिर सीधा जवाब दीजिए। बहुत ऐसे नेता हैं जो चुनाव के वक्त आते हैं, लोगों की दुख दर्द सुनते हैं। खेला होवे का क्या मतलब है? खेला होवे का मतलब है
कि पुनः दीदी की सरकार आएगी, जनता दीदी को पूर्ण बहुमत में 225 सीट लेकर के आएगी, या जनता की आवाज है? ये खेला होवे, इसका मतलब ये है? आपने अपने पार्टी के लोगों से बात की है कि खेला होवे का क्या मतलब है? ये भूल गए लगता है। हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि खेला होवे क्या चीज है। राजनीति तो कोई खेल का मैदान नहीं है। राजनीति क्या कोई खेल का मैदान है? राजनीति तो ऐसा एक मैदान है जहां आदमी का पास रह के आदमी का पक्ष में आदमी के लिए काम करना है। यहाँ तो खेल का मैदान नहीं है। तो ये खेला होवे मतलब क्या है कि आदमी को चुनाव देने से हम लोग रोकेंगे, या हम लोग खून के होली खेलने के लिए बात कर रहे हैं? ये तो बंगाल का शिष्टाचार नहीं है। खेला क्यों होगा? खेला का बात तो यहाँ आने का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ तो आदमी का हित में पसंदीदा कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री सीधे इस बार हुगली से। यही वो जगह है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई सवाल खड़े कर दिए, वादे और दावे के पुल भी बांध दिए, लेकिन क्या कह रही है जनता, पूछते हैं खुद। क्या क्या सवाल है? क्या सवाल है आपका? सवाल है, पहले हम कहना चाहते हैं एबीपी आनंदों को हम सवाल करिए। सवाल है कि पहले राजीव बाबू से मैं पूछना चाहता हूं कि आप पहले बीजेपी को गाली दिए, अभी टीएमसी को बोल रहे हैं कि टीएमसी खराब पार्टी है। तो चुचड़ा सा आपके पास में कितना रुपया गया है जब आप मंत्री थे? ये क्या सवाल है? ये क्या सवाल है आपका? एक सवाल है कि प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि 15 लाख का पर अकाउंट में मिलेगा, तो वो क्या हुआ? पैसे कहाँ गए भाई? बताइए सवाल, आपका सवाल। हम लोग यूथ जनरेशन है, हम लोग का पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी के लिए मेरा फर्स्ट प्रश्न राजीव जी टीएमसी के पास है, और दूसरा पर्सन है करप्शन, जो बंगाल में बहुत दूर तक फैल चुका है, जड़ जड़ तक फैल चुका है। इसके लिए मैडम एक बात बताइए कि बीजेपी का पास कौन सा वॉशिंग मशीन है जो शारदा नारदा रोज वैली का कल्पित जाता है उधर? सवाल के जवाब दे रहे। सबसे पहले तो तृणमूल कांग्रेस से कि क्या कहेंगे, बेरोजगारी और इन सारी समस्या का जवाब कब होगा? आप आंकड़ों में कहते हैं हम बहुत आगे हैं, जनता कुछ और। बेरोजगारी जो है, देखिए अन्य राज्यों की तुलना में जब से ममता दीदी मुख्यमंत्री बनी है तब से बंगाल डेवलप किया है, हर स्तर पे डेवलप किया है। सिंडिकेट में? सिंडिकेट तो उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सिंडिकेट और यही सब बात जनता कह रही है, मैं थोड़ी। जनता नहीं कह रही है, वो कहीं किसी ना किसी पार्टी के समर्थक हैं, वो जनता नहीं है, वो पार्टी के कैडर। अच्छा, आपके पक्ष में बोले तो वो जनता है, आपके विपक्ष में बोले तो वो पार्टी के कैडर हैं। बोलिए क्या सवाल? सवाल ये है कि कौन सी वॉशिंग मशीन है जो इधर आने से ठीक हो गए सारे दाग? मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं कि जो लोग वॉशिंग मशीन का बात बता रहे हैं, हमको तो सबसे ज्यादा लग रहा है कि वॉशिंग मशीन का नाम तृणमूल कांग्रेस है। हमको एक चीज बताइए, बिमल गुरुंग एक देशोद्रोही था जिसको देश में 3 साल घुसने नहीं दिया। वो देशोद्रोही जब तृणमूल कांग्रेस से अलायंस किया तो वॉशिंग मशीन में सदा हो गया। और भी है अभी एक शुरू किया मैंने। एक छत्रधर महतो है जिसको बोलते थे संतरासवादी है, यही बोलते थे। ये संतरासवादी आज तृणमूल कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बन गया, तो ये वॉशिंग मशीन में सदा हो गया। यूएपीए एक्ट वाले लोग भी साफ हो जाते हैं, टीएमसी तो और बेहतर है वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन जो लोग कैमरे पर पैसा लेते देखे जाते हैं और बीजेपी ज्वाइन करते हैं, वो अच्छे हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, और वो ऐसा सवाल करते हैं उनकी जवाब दीजिए। नहीं, ये अगर ऐसा है तो इनके पार्टी में भी अभी ऐसा भी है, जो लोग प्रवक्ता है वो सब प्रवक्ता लोगों को भी दिखा गया है पैसा लेने के लिए। तो बताइए, ये बात तो सही है, वो जो पार्टी में आपके हैं तो ठीक है, क्या कहेंगे कांग्रेस पे इस पे? देखिए क्या बोलूंगा, बीजेपी लोग आंदोलन करता है तृणमूल का करप्शन के खिलाफ। नेता ही नहीं बचे हैं क्या? एक मिनट की इसका करप्शन के खिलाफ, और नेक्स्ट दिन उठ करके देखता है कि वही नेता उसका नेता बन गया। प्रॉब्लम जो है उन्होंने बिमल गुरुंग का बात बताया। बिमल गुरुंग का अगेंस्ट में लुकआउट नोटिस था। जेपी नड्डा जी का लड़का का शादी में वो कैसे जा सके? कौन किसकी शादी में गया, इसका जवाब भी जनता पूछ रही है। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आप देख रहे हैं जनता का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव की भले ही घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन राजनीतिक दल एक बार कई गुना ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। तो वहीं साथ ही साथ राज्य की एजेंसियां और केंद्रीय एजेंसियां भी सक्रिय हो चुकी हैं। दरअसल सीबीआई ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की धर्मपत्नी को एक नोटिस भेजा और उसके बाद पूछताछ के लिए कहा है। कल रुजिरा बनर्जी से पूछताछ की जाएगी, इस पर सहमति दे दी गई है। आज उनकी बहन से पूछताछ की गई। देखिए ये खास रिपोर्ट।
बंगाल की सियासत में ये घूमते चेहरे दिखा रहे हैं कि कैसे ममता बनर्जी के परिवार पर कोयला तस्करी घोटाले में शिकंजा कसने लगा है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी तो अब तक बीजेपी के निशाने पर थे ही, अब अभिषेक की पत्नी रुजिरा और पत्नी की बहन मेनका पर कोयला तस्करी घोटाले में काले दाग लग रहे हैं और धीरे धीरे घिर रहा है ममता बनर्जी का परिवार। पश्चिम बंगाल में चुनाव का बिगुल अब किसी भी वक्त बजने वाला है। भारत माता की। হুগলি নদীপুরো বাংলার জল জীবন ধারা এই দেবত্ব ভূমিতে এসে আমি বাবা তারকনাথ महाप्रभु जगन्नाथ देव के शौतो प्रणाम जानाए। लेकिन उससे पहले ही बंगाल में ममता बनर्जी के करीबियों के घर के बाहर सीबीआई की गाड़ियों के सायरन बजने लगे हैं। कोयला तस्करी घोटाले में सीबीआई की टीम ने कल ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचकर उनकी पत्नी रुजिरा को पूछताछ के लिए समन दिया और आज तो पूरे लाभ लश्कर के साथ सीबीआई की टीम अभिषेक की पत्नी रुजिरा की बहन मेनका गंभीर के घर पहुंच गई। अब देख सकते हैं कि सीबीआई की टीम फाइनली अंदर जाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले अंदर गाड़ी लेकर जाने की इजाजत नहीं दिया गया था और इस वजह से सीबीआई के जो ऑफिसर्स हैं वो फाइनली गाड़ी से उतरकर धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं, यानी कि उनको अंदर जाने की इजाजत दी गई है लेकिन गाड़ी के बिना। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की साली मेनका से तो सीबीआई ने आज घंटों पूछताछ की और पत्नी रुजिरा से कल सवाल जवाब होंगे। जिस घोटाले में पूछताछ हो रही है उसके बारे में आपको बताते हैं। पिछले साल नवंबर महीने में सीबीआई ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कोयला तस्करी का रैकेट पकड़ा था। ये रैकेट अवैध रूप से खनन किए गए कोयले को बाजार में करोड़ों के दाम में बेचता था। जांच में नाम आया कोयला तस्कर अनूप मांझी उर्फ लाला का, जो अब फरार है। आरोप है कि ये कोयला तस्कर लाला नेताओं को घूस की मोटी रकम पहुंचाता था। आरोप है कि लाला ने अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा को भी घूस की रकम पहुंचाई। विनय मिश्रा भी फरार है। घूस की ये रकम विदेशी बैंक अकाउंट में कई फर्जी कंपनियों के जरिए पहुंचती। आरोप ये भी है कि ऐसे ही 2 बैंक अकाउंट के सिलसिले में सीबीआई अभिषेक की पत्नी रुजिरा और पत्नी की बहन मेनका से पूछताछ कर रही है। लेकिन टीएमसी कह रही है कि सब चुनाव से पहले बीजेपी की साजिश है। यही बीजेपी का कायदा है। चुनाव आ रहा है और बीजेपी के साथ कोई एलाय, कोई जोट संगी बचे नहीं है। उसका सिर्फ 2 एलआई है, सीबीआई और ईडी, उसको इस्तेमाल करेगा। जितना करेगा उतना ही हम इसको प्रतिरोध करेंगे। गौरतलब है कि सीबीआई के नोटिसों से पहले अभिषेक बनर्जी रैलियों के मंच से इसी तरह बीजेपी को खुली चुनौती देते रहे। কোথায় কোথায় বলছে আমাকে আক্রমণ করছে, বলছে তোলাবাজ ভাইপো হটাও। আমি বলেছিলাম, এখানে ক্যামেরা আছে, আবার বলছি যে আমার তোলাবাজি যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে কোন রকম দুর্নীতির সাথে আমি বিন্দু মাত্র জড়িত, আমার পিছনে ইডি সিবিআই লাগাতে হবে না, একটা ফাঁসির মঞ্চ করবেন, আমি গিয়ে মৃত্যুবরণ করব। এত বড় চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেলাম। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता के बाद अब सबसे ज्यादा पावरफुल अभिषेक बनर्जी को ही माना जा रहा था, लेकिन अब वो संकट में फंसते दिख रहे हैं। बीजेपी ने तो अभिषेक बनर्जी की पत्नी को ही विदेशी बता दिया। उनकी पत्नी बाय बर्थ थाई नागरिक है। वही अभिषेक बनर्जी की पत्नी अभिषेक बनर्जी ने एफिडेविट में कहा है कि वो इंडियन सिटीजन है। तो कौन सही बोल रहा है, इस प्रश्न का उत्तर अभिषेक बनर्जी को ही देना चाहिए। আমার বউ জন্ম থেকে শুরু করে তার থাই পাসপোর্ট, এই না যে 5 বছর আগে থেকে হয়েছে। ফ্রম দ্য লাস্ট 34 ইয়ার্স शी इज होल्डिंग থাই পাসপোর্ট। व्हाट इज द प्रॉब्लम? अभिषेक बनर्जी को टीएमसी में ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी माना जा रहा है और जिस तरह सीबीआई ने कोयला तस्करी घोटाले में अभिषेक बनर्जी को निशाने पर लिया है, उससे साफ है कि बंगाल की ये लड़ाई अभी और आगे जाएगी। खाली दीदी और भातीजा, अरे दीदी के पोड़े लोड़ भी आगे भातीजा के लोड़।
এতই যদি তোদের দিদি আর ভাতিজা বলতে হয় তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार, केंद्र एजेंसी बनाम राज्य की एजेंसियां, हो क्या रहा है बंगाल में? वाम मोर्चा चुप है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की होके सीबीआई और ईडी टीएमसी के नेताओं को तोलाबाजी का नोटिस दे रही है और पामेला गोस्वामी जो भारतीय जनता पार्टी की लीडर है वो तस्करी में जा रही हैं। और केवल ये बंगाल में वामपंथी हैं जो जनता की लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। हम पर कोई तस्करी और तोलाबाजी का आरोप नहीं लगा सकता कोई। ईडी और सीबीआई और बंगाल पुलिस से हम नहीं डरते हैं, हम जनता की लड़ाई करते हैं और हमने दिखाया है। जो नेता थे वो छोड़कर चले गए, लक्ष्मण श्वेत और ऋतुव्रत बनर्जी, आप बताइए। बंगाल की राजनीति इन लोगों ने इतना गिरा दिया, बंगाल की राजनीति इतना गिरा दिया कि इन लोग का खिलाफ आज एलिगेशन उठ रहा है कि बाहर से सोना लेके आ रहा है। उन लोग का खिलाफ एलिगेशन हो रहा है कि कोकेन लेके घूम रहा है, बिक रहा है। बंगाल की कांग्रेस के नेता ही नहीं है ना, तो आरोप क्या लगेगा? ये बात सच है? हाँ, आरोप तो है ही। आप बताइए, तृणमूल कांग्रेस पर इस तरह की जो बातें, संगीन आरोप आप लगा रहे हैं और आपके खिलाफ लग रहा है। बीजेपी के पास कुछ ऐसी तोता पक्षियां हैं जिसमें एक सीबीआई प्रमुख है, जिसका ये लोग जिस राज्य में भी चुनाव होता है और जो प्रमुख विपक्षी दल है उसके खिलाफ ये लोग उपयोग। ये तोता पक्षी की मांग आपने ही की थी सिंगूर और नंदीग्राम में, तब सीबीआई तोता पक्षी नहीं थी। अभी जो है, जब से भाजपा की सरकार दिल्ली में आई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तब से इन्होंने सारी एजेंसियों को अपने कंट्रोल में कर लिया है, इंक्लूडिंग राज्यपाल भी बीजेपी के प्रवक्ता। तो पहले केंद्र एजेंसी क्या राज्य कंट्रोल करती थी? आप बता दीजिए। एक जमाना था जब सीआईडी का मांग नहीं किया जाता था, ये तोता पाखी को ही मांग किया जाता था, सीबीआई को ही किया जाता है। तो अभी ये सीबीआई को खिलाफ क्यों है? इतना डरने का क्या है? अगर किसी ने कसूर नहीं किया तो वो डरेगा क्यों? वही तो हम पूछ रहे हैं कि बात तो ये है, तो उसका डरने का कोई तो सवाल ही नहीं है। कुछ है, देखिए, एक मुख्यमंत्री का परिवार का ऊपर जब आरोप आया है, जब सीबीआई जैसा एजेंसी एक नोटिस भेजा है, तो बगैर सबूत का तो ये हो नहीं सकता क्योंकि वो मुख्यमंत्री का परिवार है। तो नेचुरली ये भी सोचने का जरूरी है कि जब सीबीआई ने एक नोटिस भेजा है, उसका मतलब इसका पीछे कोई राज है, कोई गंभीरता है। वो राज है, और वो कौन से राज है जिनका खुलना जरूरी है, जनता पूछ रही है। आप देखते रहिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री एबीपी न्यूज पर, आपको रखे आगे। पसंदीदा कार्यक्रम। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में हुंकार लगा रहे थे। कई बातें कही उन्होंने, कहीं डर की बात कही तो कहीं ये कह दिया कि इस बार चुनाव में सजगता रखें। सुनिए आखिर क्या कहा प्रधानमंत्री ने। वंदे मातरम सिर्फ इन दो शब्दों ने गुलामी की निराशा में जी रहे देश को नई चेतना से भर दिया था। ऐसे अमर गान की रचना करने वाले के स्थान को न संभाल पाना बंगाल के गौरव के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। ये वो राजनीति है जो देशभक्ति के बजाय वोट बैंक, सबका विकास के बजाय तुष्टीकरण को बल देती है। साथियों, बंगाल में निवेश के लिए उत्साह की कमी नहीं है। मुसीबत है सरकार ने जो माहौल बनाया है, कट 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 का जो कल्चर बनाया है, सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है। हर बंगाल का बेटा बेटी आज दुनिया में कहीं भी होगा, वो यहां के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन उनकी सिर्फ एक ही शिकायत रहती है कि वो योगदान करे भी तो कैसे करे। आज के पश्चिम बंगाल में किराए पर, अगर किराए पर बिल्डिंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है, और ये ऐसे बदमाशी कर रहे हैं कि दोनों तरफ से कट लेते हैं। भाइयों और बहनों, आजादी से पहले बंगाल देश के अन्य राज्यों से बहुत आगे था, लेकिन जिन लोगों ने बंगाल पर राज किया, उन्होंने बंगाल को आज इस हालत में पहुंचा दिया। मां, माटी, मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं।
ये तो सवाल थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, लेकिन अब आपको बताते हैं कि हुगली की जनता क्या सवाल कर रही है। क्या सवाल है आपका? मेरा सीधा क्वेश्चन है बीजेपी से। आज जो आए थे मोदी जी, अच्छे दिन का सपने दिखा गया हुगली जिला के वासियों को, तो अच्छे दिन का क्या कॉर्पोरेट का अच्छे दिन है? एक अच्छे दिन है, ये बताइए दीदी। मेरा सवाल है तृणमूल प्रवक्ता से, सिंगूर में तो श्वसन का स्तब्धता दीदी ला कर दिया, उसके बाद कौन सा इंडस्ट्रीज 10 साल में हुआ है और आगे क्या होगा? चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें तो किए जा सकता है, उसके लिए क्या सोच रहे हैं? आपका मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टेट और सेंट्रल दोनों तरफ ही कि एसएससी जो है वो सेंट्रल पे भी स्कैम हो रहा है और एसएससी जो है स्टेट पे वो भी स्कैम हो रहा है, तो यूथ जनरेशन के बारे में आपका क्या विचार है? एक और केंद्र सरकार, दूसरी सरकार राज्य सरकार, दोनों दलों पर आरोप लग रहे हैं घोटालों के। जनता के इस सवाल का लेंगे जवाब नेताओं से। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्योंकि सिंगूर में तो बोले थे कि चाची को किसान लोगों को वापस कर देंगे लैंड तो वापस हुआ, लेकिन उसमें तो और कहीं कुछ होने वाला भी नहीं है। तो अभी अगले देखते हैं कि क्योंकि एक इंडस्ट्री कई एक देश को नौकरियां भी तो सवाल उठ रहे हैं, बेरोजगारी नहीं, एक इंडस्ट्री एक राज्यों को तरक्की के आगे ले जा सकता है, तो आगे जाके ये इंडस्ट्री करना है। और जो बेरोजगारी का बात बोला, मैं एकदम से सहमत हूँ। ये तो बात सही है कि 10 साल में ये राज्यों में कुछ नहीं हुआ। 5.5 लाख फिक्स्ड वैकेंसी है, 5.5 लाख फिक्स्ड वैकेंसी है, उसको पूरा नहीं करके आगे और बढ़ाया भी नहीं, खाली कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट दे के कि कुछ लोगों को दिया जा रहा है, वो सही नहीं है। क्योंकि यहाँ आप देखें कि हर जगह में घोटाला, यहाँ तो एसएससी नहीं हुआ, टेट नहीं हुआ, आज भी देखिए एसएससी के ऊपर हाई कोर्ट ने क्या उसका स्थगित स्टे ऑर्डर दे चुका है। तो यहाँ नौजुवाओं को काम देने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी का हम लोग जिस तरह से बात कर रहे थे कि मैं तो एक ही सवाल पे बात कर रहा हूँ कि हम लोगों को अभी बंगाल को पीछे नहीं ले जाना है। बंगाल के नौजुवाओं को जो बात है मैं एकदम सही मानता हूँ, सही मानते हैं और इसी के साथ आपको बता दें आज का ये एपिसोड यही खत्म कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कल जुड़ेंगे हावड़ा जिले से और आपको बताएंगे कि जनता क्या कह रही है। जनता के सवाल होंगे और जनता के प्रतिनिधियों से जवाब मांगे जाएंगे। आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कल भी जुड़िएगा एबीपी न्यूज पर, आपको रखे आगे।